हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। क्या आप अमेरिका और ईरान की ऐसी तस्वीर इमेजिन कर सकते हैं? कम से कम मौजूदा हालात को देखते हुए तो ऐसा सोचना आसान नहीं, लेकिन हिस्ट्री में एक वक्त ऐसा था जब अमेरिका और ईरान गहरे दोस्त हुआ करते थे। ये वो दौर था जब ईरान में अमेरिका के सपोर्ट वाली सरकार थी, यानी रजा शाह पहलवी की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी। ईरान के शाह को अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। कहा जाता है कि ईरान में फैसला भले ही शाह के नाम से जारी हो, लेकिन उसमें अमेरिकन सरकार का इन्फ्लुएंस रहता था। लेकिन 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ये दोस्ती हमेशा के लिए बिगड़ गई। इस दौरान अमेरिका ने एक खतरनाक गलती की, जिसकी वजह से वो ईरान के रेगिस्तान में फंस गया। बस किसी तरह बच के वापस लौटा। दरअसल अमेरिका और ईरान के रिश्तों में खटास तब आई जब 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद वहां के तानाशाह रजा शाह पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। 16 जनवरी 1979 को शाह ने ईरान छोड़ दिया और तकरीबन 15 सालों से एग्जाइल में रहे आयतुल्लाह खुमैनी देश वापस लौट आए। अब यहाँ से ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ईरान से भागने के बाद शाह कई देशों में भटकते रहे और फिर कहा गया कि उन्हें कैंसर ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसीलिए वो अमेरिका जाना चाहते हैं। 22 अक्टूबर 1979 को यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ट्रीटमेंट के लिए शाह को अमेरिका आने की परमिशन दे दी। अब ईरान के क्रांतिकारियों को लगा कि अमेरिका ने हमेशा से शाह का सपोर्ट किया है ताकि ईरान पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बना रहे। इसलिए जब शाह को अमेरिका के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो ईरान के सामने इस बात का डर था कि कहीं शाह की फैमिली के जरिए अमेरिका फिर ईरान पर तख्ता पलट का कोई नया प्लान ना तैयार कर ले, क्योंकि 1953 में अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका था। शुरुआत में तो ईरान ने कोई एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन खुमैनी की लीडरशिप में ईरान ने अमेरिका से शाह को जल्द से जल्द वापस ईरान लौटा देने की मांग रखी ताकि उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं उसे लेकर मुकदमा चलाया जा सके। अमेरिका ने ऐसे किसी शर्त को मानने की तरफ कोई इशारा नहीं किया। जब ईरान की डिमांड का कोई खास जवाब नहीं आया तो फिर ईरान की तरफ से एक्शन लिया गया। 4 नवंबर 1979 को तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे ईरान में मौजूद यूएस एम्बेसी की पॉलिटिकल ऑफिसर एलिजाबेथ एन स्विफ्ट ने अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री में इमरजेंसी फोन लगाया। उन्होंने अपनी घबराहट भरी आवाज में कहा कि यूएस एम्बेसी पर ईरानियन प्रोटेस्टर्स ने अटैक कर दिया है और एम्बेसी की 10 फीट ऊंची दीवार को कूदकर अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। एलिजाबेथ ने यह भी कहा कि उनकी बिल्डिंग पर कभी भी प्रोटेस्टर्स का कब्जा हो सकता है, इसलिए एम्बेसी के स्टाफ ने सभी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स चलाने शुरू कर दी हैं। कुछ घंटे बाद वही हुआ जिसकी एलिजाबेथ फोन पर बात कर रही थी। प्रोटेस्टर्स एम्बेसी में अंदर घुस आए और दूसरी मंजिल पर आग लगा दी ताकि सभी स्टाफ मेंबर्स को बाहर आना पड़े। आखिरकार दोपहर 12:30 बजे तक स्टाफ को मेन गेट खोल देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद फोन से अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री से लगातार कांटेक्ट में रही एलिजाबेथ स्विफ्ट ने थक हार कर कहा कि स्टाफ के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यूएस फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बात करते हुए फोन पर उनके आखिरी वर्ड्स थे, वी आर गोइंग डाउन। इसके कुछ मिनट बाद तक टेलीफोन लाइन जारी रही और फिर डेड हो गई। थोड़ी देर बाद सभी ने देखा कि ईरान में अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ मेंबर्स को आंखों पर पट्टी और हाथ पीछे बांधकर बाहर निकाला गया। कैमरे के सामने उनके परेड हुई। पूरी दुनिया इस इंसिडेंट को देख रही थी। अमेरिका के पावरफुल कंट्री होने की इमेज को उस वक्त ये सबसे बड़ा झटका था। ये उस वक्त की सबसे बड़ी ग्लोबल न्यूज थी। लगातार इसका कवरेज किया जा रहा था। टेलीविजन स्क्रीन पर और न्यूज़पेपर में इस खबर से जुड़े हर पहलू पर चर्चा हो रही थी। इस बीच 17 नवंबर को आयतुल्लाह खुमैनी के ऑर्डर के बाद 13 लोगों को छोड़ दिया गया, जिसमें सभी औरतें और अफ्रीकन अमेरिकन शामिल थे। कुछ वक्त बाद 11 जुलाई 1980 को गंभीर रूप से बीमार एक और बंधक को इलाज कराने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन अभी 52 अमेरिकन ईरान के कब्जे में थे। यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने अमेरिकन हॉस्टेजेस को छुड़वाने के लिए कई कोशिशें की। दुनिया भर की सरकारों और ईरान के बीच बातचीत के कई दौर चले, लेकिन रजामंदी तक मामला नहीं पहुंच सका। जब अपने बंधकों को रिहा कराने की सभी कोशिशें फेल हो गईं, तो उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने मिलिट्री ऑप्शन चुना और इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ईगल क्लॉ। अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट की सभी सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मेरीन को एक साथ इस ऑपरेशन में शामिल करने का प्लान बनाया गया। इस मिशन के हेड बने आर्मी जनरल जेम्स बी वॉट, जिनके अंदर 2 फील्ड कमांडर्स थे। अमेरिकन एयरफोर्स कर्नल जेम्स एच काइल इस ऑपरेशन में फील्ड कमांडर फॉर एविएशन थे, जबकि यूएस आर्मी कर्नल चार्ली बैकविथ ग्राउंड फोर्स फील्ड कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे। अब इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए प्लानिंग के वक्त अमेरिका ने टूरिस्ट मैप का यूज किया था।
प्लानिंग ये थी कि इस मिशन में हेलीकॉप्टर और 6 C-130 एयरक्राफ्ट का यूज करना था। C-130 वो एयरक्राफ्ट थे जिनका यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया था, यानी फ्यूल और लड़ने का बाकी सामान जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सोल्जर को इस प्लेन के जरिए ईरान के डेजर्ट 1 में ट्रांसपोर्ट किया गया, जबकि सोल्जर्स को डेजर्ट 1 से डेजर्ट 2 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हेलीकॉप्टर्स की थी। अब प्लान ये था कि ये सभी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स अलग अलग डायरेक्शन से उड़कर तेहरान के साउथ ईस्ट में उससे 300 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में जाकर चुपचाप उतरेंगे और इस पॉइंट का नाम रखा डेजर्ट 1। डेजर्ट 1 में सोल्जर्स C-130 प्लेन से उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर्स में बैठकर तेहरान के और नजदीक मौजूद पहाड़ी इलाके में जाएंगे जिसे डेजर्ट 2 कहा गया। यहीं से यूएस आर्मी शहर में घुसकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी और बंधक बनी अमेरिकन को आज़ाद करा के तेहरान एयरपोर्ट के रास्ते इजिप्ट पहुंचा दिया जाएगा। ये मिशन सुनने में जितना आसान लग रहा था, अमेरिका के मिलिट्री ऑफिसर्स इस मिशन की शुरुआत से ही जानते थे कि ऑपरेशन बेहद मुश्किल होने वाला है। प्लानिंग के मुताबिक 24 अप्रैल 1980 को अमेरिकन एयरफोर्स के C-130 हरकुलस प्लेन ने ओमान के मसीरा आइलैंड पर खड़े यूएस के निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी। इस प्लेन को काले रंग से पेंट किया गया था ताकि आसानी से पता न लग सके। कुछ देर बाद ओमान के आइलैंड से 3 और 130 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। जानकारी के मुताबिक सभी सोल्जर्स को नकली पासपोर्ट और वीजा दिए गए थे। ईरानियन करेंसी में कुछ पैसे भी थे। ऐसा इसलिए था ताकि अगर ये ऑपरेशन फेल हो जाए तो ये लोग खुद किसी तरह ईरान से बाहर निकल सके। इन सोल्जर्स की अपीयरेंस भी अलग थी। सोल्जर्स ने आर्मी ड्रेस नहीं पहनी थी और जानबूझकर दाढ़ी और बाल बढ़ाए हुए थे। अब प्लान के मुताबिक MC-130 ड्रैगन 1 एयरक्राफ्ट तय वक्त पर ईरानियन लोकल टाइम के हिसाब से रात 10:47 पर आराम से लैंड कर गया। इस प्लेन की कोई लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि इसमें इंफ्रारेड लाइट सिस्टम इंस्टॉल किया गया था ताकि सिर्फ नाइट विजन गॉगल से ही देखा जा सके। प्लेन लैंड तो कर गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पायलट ने देखा कि ईरान की पैसेंजर बस प्लेन की तरफ चली आ रही है। बस में 44 लोग थे। अमेरिकन सोल्जर्स ने बस के सामने एक ग्रेनेड फेंककर बस का टायर पंचर कर दिया। जैसे ही बस रुकी, सभी पैसेंजर्स को नीचे उतार लिया गया। इसके कुछ मिनट बाद प्लेन में बैठे सोल्जर्स को एक फ्यूल टैंकर अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अमेरिकन सोल्जर्स ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उनके चिल्लाने पर भी टैंकर नहीं रुका तो उन्होंने कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट से फायर कर दिया। इससे ट्रक के अंदर बैठे एक इंसान की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर ट्रक से कूदकर भागने में कामयाब रहा। लेकिन ट्रक में भरे फ्यूल में लगी आग कई किलोमीटर तक फैल गई। दूसरी तरफ अमेरिका के 8 हेलीकॉप्टर्स ने भी अमेरिका के निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर दी। ईरान के एयर स्पेस में घुसते ही महज 2 घंटे के अंदर ही ब्लूबर्ड 6 हेलीकॉप्टर में मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई। हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड में क्रैक आ गया, जिससे उसके एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ गया। मजबूरन ब्लूबर्ड 6 को ईरान की जमीन पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद ब्लूबर्ड 6 को रेस्क्यू करने के लिए ब्लूबर्ड 8 हेलीकॉप्टर को भी नीचे उतरना पड़ा। ब्लूबर्ड 6 में बैठे सोल्जर्स ब्लूबर्ड 8 में सवार होकर मिशन की तरफ आगे बढ़े। कुछ देर बाद ईरानियन सीमा में उड़ रहे बाकी बचे 7 हेलीकॉप्टर्स का सामना हुआ डस्ट स्टॉर्म से, यानी धूल भरे तूफान से। इस तूफान को फारसी में हबूब कहते हैं। धूल के इस तूफान में घुसते ही हेलीकॉप्टर्स का टेम्परेचर बेहद बढ़ गया और नाइट विजन चश्मे के बावजूद हेलीकॉप्टर्स के अंदर बैठी टीम को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में हेलीकॉप्टर की टीम एक दूसरे से रेडियो सिग्नल पर बातचीत भी नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद तूफान अपने आप गायब हो गया, लेकिन कुछ किलोमीटर उड़ने के बाद फिर से एक और हबूब हेलीकॉप्टर से टकराया। इस बार धूल पहले से घनी थी और कई किलोमीटर तक फैली थी। तूफान में घुसने की वजह से ब्लूबर्ड 5 हेलीकॉप्टर का इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेल हो गया। हेलीकॉप्टर ने तूफान से बचने के लिए काफी ऊंचाई पर जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान से छुटकारा नहीं मिल सका। ऐसे में एक्सीडेंट के रिस्क से बचने के लिए ब्लूबर्ड 5 को वापस निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर पर लौटना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम्स का सिलसिला यही नहीं रुका। मिशन के दौरान एक बड़ा एक्सीडेंट तब हुआ जब एक हेलीकॉप्टर अपनी ही मिशन में शामिल फ्यूल से भरे EC-130S प्लेन से जा टकराया। इस कॉलिजन में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों की मौत हो गई। अपने मिशन से तकरीबन 90 मिनट पीछे चल रहे बाकी के 6 हेलीकॉप्टर्स किसी तरह रात 1 बजे डेजर्ट 1 पर उतरे, लेकिन डेजर्ट 1 पर लैंड करते ही ब्लूबर्ड 2 हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स ने घूमना बंद कर दिया। सीनियर हेलीकॉप्टर पायलट ने ब्लूबर्ड 2 के क्रैश होने के खतरे को देखते हुए उसे उड़ाने से इनकार कर दिया। अब सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर्स बचे थे, जिनके जरिए आर्मी इक्विपमेंट्स और सोल्जर्स को डेजर्ट 2 तक पहुंचाने का काम करना था। लेकिन इस मिशन के ग्राउंड फोर्स कमांडर बैकविक जानते थे कि 5 हेलीकॉप्टर्स के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे जनरल वॉट को यह मैसेज दे दिया गया कि यह मिशन आगे नहीं बढ़ सकता।
जनरल वॉट ने इस मैसेज को सैटेलाइट रेडियो के जरिए यूएस प्रेसिडेंट तक पहुंचाया। वहां से पूछा गया कि क्या 5 हेलीकॉप्टर्स के साथ यह ऑपरेशन जारी रखा जा सकता है, लेकिन ग्राउंड टास्क फोर्स के कमांडर बैकविथ ने इस पर नाराज होते हुए कहा कि यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने सीधे लफ्जों में पूछा कि 5 हेलीकॉप्टर्स के साथ सभी बंदूकों को तेहरान से नहीं लाया जा सकता। ऐसे में बता दिया जाए कि उन्हें किसे छोड़कर आना है और किसे साथ लाना है। आखिर में इस मिशन के हेड जनरल वॉट को कहना पड़ा कि हम अपना यह मिशन यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ वक्त बाद व्हाइट हाउस से भी इस ऑपरेशन के फेल होने पर स्टेटमेंट जारी कर दी गई। अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया कि यह ऑपरेशन ईरान या उसके लोगों के खिलाफ नहीं था। यह मिशन ईरान के खिलाफ किसी दुश्मनी के एहसास के साथ नहीं किया गया था। आखिरकार 444 दिन बंधक रहने के बाद 20 जनवरी 1981 को 52 अमेरिकन हॉस्टेजेस को ईरान ने रिहा कर दिया। तो ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।